हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये होने वाला है इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस के बारे में। बेसिकली इस क्लास में हम समझेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं और इंडिया का उन कन्वेंशंस में क्या रोल होता है। एंड साथ ही साथ इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कन्वेंशंस किस ईयर में साइन किए गए और किस रीज़न से साइन किए गए। नाउ हियर अगर मैं बात करूँ कन्वेंशन के आसान मीनिंग की, तो ये जो टर्म कन्वेंशन है इसका मतलब हो जाता है अग्रीमेंट। कन्वेंशन का मतलब होता है अग्रीमेंट। यहाँ पे एक प्रकार के इंटरनेशनल अग्रीमेंट की बात हो रही है जो कि देशों के बीच में होते हैं, कई बार दो देशों के बीच में, कई बार दो से ज़्यादा देशों के बीच में। इन्हीं इंटरनेशनल अग्रीमेंट को हम कन्वेंशंस के नाम से जानते हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं इन्हीं इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स में सबसे पहले कन्वेंशन के बारे में, जो कि हो जाएगा वियना कन्वेंशन, जो कि 1961 से लेकर 1985 तक हमें देखने को मिल जाते हैं। वियना कन्वेंशंस क्या होते हैं, किस प्रकार की चीज़ों पे वर्क करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं सबसे पहले वियना कन्वेंशंस के बारे में, जो कि साइन हुआ था 1961 में। अगर मैं इस पूरे ही कन्वेंशन की बात करूं तो इस पूरे ही कन्वेंशन का जो मेन मोटिव था, ये एक प्रकार से ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है इसे बूस्ट करने के लिए किया गया था। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। अब देखिए, ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है इसका मतलब होता है एक प्रकार की स्पेशल प्रोटेक्शन, एक प्रकार के स्पेशल अधिकार जो कि हमारे डिप्लोमेट्स को मिलते हैं। हमारे जो बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में स्टे करते हैं, उन फॉरेन कंट्रीज़ में स्टे करने वाले जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं या किसी और देश के भी डिप्लोमेट्स होते हैं, उन्हें कुछ स्पेशल अधिकार, स्पेशल राइट्स प्रदान किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्हें एक स्पेशल प्रकार का प्रोटेक्शन जो है प्रदान किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट हमें देखने को मिलता है और वो इंडियन डिप्लोमेट गलती से किसी भी कंट्री, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि हमारा कोई इंडियन डिप्लोमेट है, वो यहाँ पे यूएसए या फिर यूके जैसी कंट्री में स्टे कर रहा है हमारे किसी भी इंटरनेशनल वर्क के लिए, किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन के कार्य के लिए। देन उस कंडीशन में कई बार गलती से उनसे किसी भी प्रकार के जो रूल्स है वहाँ के ब्रेक हो जाते हैं, कुछ छोटे मोटे रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दिया उन्होंने या फिर कोई और छोटा मोटा जो उनकी कंट्री का रूल है उसे ब्रेक कर दिया, तो उस कंडीशन में वहाँ की जो भी गवर्नमेंट होगी वो उन्हें किसी आम नागरिक की तरह, नॉर्मल सिटीजन की तरह पनिश नहीं कर सकती। और ये जो स्पेशल अधिकार होते हैं इन्हें कुछ इस प्रकार से प्रदान इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं किसी भी देश के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी पोस्टिंग जब किसी दूसरे देश में हो, किसी फॉरेन कंट्री में हो, तो वहाँ पे वो किसी भी बिना एक्सटर्नल प्रेशर के अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। उनके जो भी ड्यूटीज़, जो भी फंक्शंस उन्हें प्रदान किए गए हैं, उन्हें सही तरीके से कंप्लीट कर सकें, फुलफिल कर सकें। इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल अधिकार जो है उनकी होम कंट्री के द्वारा और जिस इंटरनेशनल कंट्री में वो काम करने के लिए गए हैं वहाँ पे उन्हें प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे वो हमारे देश के डिप्लोमेट हो या फिर किसी और देश के डिप्लोमेट हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी नहीं, इस प्रकार की चीज़ें हमें वहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, ये है कि एक हद तक उन्हें कुछ एक प्रिविलेज, एक फ्रीडम, एक आज़ादी जो है वो प्रदान की जाती है। लेकिन यदि ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने कोई बड़ा क्राइम कमिट कर दिया है या फिर कोई बड़ी मिस्टेक कर दी है, तो उस कंडीशन में उनकी जो होम कंट्री होगी, जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, वो कंट्री उनके अगेंस्ट में ऑफिशियली एक्शन ले सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो टर्म होता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब ही यही हो जाता है कि यहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो कि दूसरे देश में यहाँ पे रहते हैं, स्टे करते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रकार के जो अधिकार है वो हम यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का यहाँ पे सिंपल सा मतलब हमें यही देखने को मिल जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई वियना कन्वेंशन की कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर जो वियना कन्वेंशन 1961 में रहा, उसका जो मेजर एक गोल था, मेजर एक एम था, वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को और जो डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस मिलते हैं हमारे डिप्लोमेट्स को या फिर किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के डिप्लोमेट्स को किसी दूसरे नेशन में स्टे करने पे, उन्हीं इम्यूनिटी और उन्हीं प्रिविलेजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस मेजर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब it ensures protection of diplomats and embassies under rule for diplomatic missions
एंड द फंक्शनिंग। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वियना कन्वेंशन ऑफ 1961 है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हम यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रदान करने वाले हैं। किसे प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे? डिप्लोमेट्स को। और यहाँ पे जो देशों की, कई सारे बड़े बड़े देशों की, कई दूसरे देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में एम्बेसीज़ होती हैं, उन एम्बेसीज़ और उनमें काम करने वाले उस देश के जो भी डिप्लोमेट्स होंगे उन्हें हम यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ पे संरक्षण जो है प्रदान करेंगे। इट एस्टैब्लिश रूल्स फॉर डिप्लोमेटिक मिशंस एंड देयर फंक्शनिंग। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे डिप्लोमेटिक मिशंस जो हमें देखने को मिल जाते हैं उनके लिए, और वो सारे ही डिप्लोमेटिक मिशंस सही तरीके से फंक्शन करें, सही तरीके से वर्क करें, इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए भी यहाँ पे हमारा जो वियना कन्वेंशन ऑफ 1961 था इसका इंट्रोडक्शन कराया गया था। अगर हम यहाँ पे एक प्रकार से समरी देखने की कोशिश करें कि हमारा जो 1961 का वियना कन्वेंशन रहा इसका क्या मेजर गोल था, तो इसका मेजर गोल हमें यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे, और डिप्लोमेट्स की जो एक तरीके से प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ हैं उन चीज़ों को इंश्योर करने की यहाँ पे बात की गई है। डिप्लोमेट्स जो अलग अलग हमारे कार्य करते हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं, किसी भी देश के डिप्लोमेट्स जब वो दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे कार्य करते हैं तो उनका जो वर्क इन्वायरमेंट हो वो सेफ़ हो, वो एक प्रेशर फ्री तरीके से कार्य कर सके, उन्हें किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल प्रेशर या फिर फोर्स अपने आप में फील ना हो, और वो अपना जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी उनकी ड्यूटीज़ फंक्शंस उन्हें सही तरीके से परफॉर्म करें। इन्हीं चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये पूरा ही वियना कन्वेंशन जो था इसका इंट्रोडक्शन कराया गया। देन आता है वियना कन्वेंशन और कंस्यूलर रिलेशंस 1963। अब देखिए ये जो 1963 का वियना कन्वेंशन रहा, इसमें क्या बातें हमें देखने को मिली। देखिए बेसिकली जो 1963 का वियना कन्वेंशन था ये पूरा ही बेस था यहाँ पे जो हमारे कंस्यूलर रिलेशंस होते हैं किसी देश के साथ, सिर्फ हमारे ही नहीं किसी और भी देश के साथ जो कंस्यूलर रिलेशंस होते हैं दो नेशंस के। अब ये कंस्यूलर रिलेशंस क्या होते हैं इसके लिए हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास एक चीज़ समझना ज़रूरी हो जाती है जो कि होती है यहाँ पे कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट क्या होता है? कॉन्सुलेट बेसिकली जो एम्बेसीज़ होती हैं, आप सभी को पता है कि हमारे जो देश होते हैं सभी देशों की कितनी फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ पे हमें एम्बेसीज़ देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की भी कई सारी आपको एम्बेसीज़ देखने को मिल जाती हैं, इसी प्रकार से आपके दूसरे देशों की भी एम्बेसीज़ हमारे देश में देखने को मिलती है। साथ ही हमारे देश की जो एम्बेसीज़ होती हैं वो कई सारी फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो कॉन्सुलेट्स होते हैं ना, ये इन एम्बेसीज़ का भी एक छोटा सा ही फॉर्म होते हैं। अगर एम्बेसीज़ बड़ा काम करती है तो उसी का छोटा फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है कॉन्सुलेट के रूप में। तो ये जो कॉन्सुलेट होते हैं इसमें ही जो काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, इन्हें हम कॉन्सुलर के नाम से जानते हैं। अब जो वियना कन्वेंशन था ये दो देशों के या फिर कई सारे देशों के जो कॉन्सुलर्स होते हैं उनके रिलेशंस पे, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करता है। बेसिकली यहाँ पे बताया जाता है कि जो हमारे कॉन्सुलर्स होते हैं या फिर हमारे जो कॉन्सुलेट्स होते हैं वो किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें कॉन्सुलेट्स परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें कॉन्सुलेट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। साथ ही साथ इनमें काम करने वाले जो कॉन्सुलर्स होते हैं उनकी क्या लिमिट्स होती हैं, किस हद तक जाके वो अपने देश के सिटीजन्स के लिए कार्य कर सकते हैं, नागरिकों के लिए कार्य कर सकते हैं। इट गवर्न्स कंसुलर रिलेशंस बिटवीन स्टेट। जो स्टेट्स होते हैं मतलब जो देश होते हैं उनके बीच के जो कंसुलर रिलेशंस होते हैं ना, उनके ऊपर स्ट्रॉन्गली बेस्ड है हमारा वियना कन्वेंशन ऑफ 1963 एंड इट डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंसुलर ऑफिसर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारे कंसुलर ऑफिसर्स होते हैं उनके ही अधिकारों और ड्यूटीज़ के बारे में ये पूरा ही कन्वेंशन यहाँ पे हमें चीज़ें बताता है, किस प्रकार के अधिकार उनके पास होंगे। यदि मान लीजिए कि अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में ही इसे समझने की कोशिश करें, इंडिया का कोई नागरिक है, इंडिया का कोई नागरिक है जो कि USA में रहता है या फिर UK में रहता है फॉर एग्जांपल, और इस कंट्री में जाके हमारे नागरिक ने कोई छोटा मोटा क्राइम कमिट कर लिया या किसी भी किसी भी परेशानी की वजह से उसे यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। देन उस कंडीशन में हमारे जो कॉन्सुलर ऑफिसर है इनके क्या अधिकार होंगे, ये किस प्रकार से इस पूरे ही नागरिक की हेल्प कर सकते हैं, किस प्रकार की मदद जो है इस नागरिक को प्रदान कर सकते हैं, इस पूरी ही सिचुएशन से बाहर निकलने में हमारे जो कॉन्सुलर ऑफिसर हैं किस प्रकार से उस नागरिक को हेल्प कर सकते हैं, ये पूरी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें वियना कन्वेंशन ऑफ 1963 के अंतर्गत
कीमत देखने को मिल जाती है। एंड सेम गोज़ फॉर एनी दूसरी कंट्री के अगर कोई कॉन्सुलर ऑफिसर है, उनके भी क्या अधिकार होंगे, किस प्रकार के राइट्स होंगे, किस प्रकार के तरीक़ों को इस्तेमाल करके वो अपने ये नागरिक जो हैं, जो कि ऐसे किसी देश में बाहर रहते हैं, अगर वहाँ पे हमारे देश का कॉन्सुलेट जो है जहाँ पे हमें लोकेटेड देखने को मिल जाता है, जिस प्रकार से एम्बेसीज देखने को मिलती हैं उसी प्रकार से कॉन्सुलेट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर उस देश में हमारी कंट्री का कॉन्सुलेट है तो उस कंडीशन में यदि हमारा नागरिक किसी भी प्रकार से परेशान है, किसी प्रकार की सहायता की उसे ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में हमारे जो कॉन्सुलर ऑफिसर हैं उस नागरिक की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को डिफ़ाइन करता है हमारा वियना कन्वेंशन, जो कि 1963 में आया। 1961 का जो वियना कन्वेंशन था वो अलग बातें करता है, 1963 का जो वियना कन्वेंशन था ये भी अलग बातें करता हुआ हमें नज़र आता है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 1961 एंड 1963 वाला जो वियना कन्वेंशन हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ पे वियना कन्वेंशन ऑफ 1963 की। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये पूरा ही वियना कन्वेंशन है 1985 का, इसका तो जो टॉपिक है, मतलब कि ये वियना कन्वेंशन किस चीज़ के ऊपर कार्य करने वाला है, व्हाट इज़ द मेजर मोटिव, यहाँ पे क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। ओजोन लेयर के ऊपर यहाँ सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसे हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, किस प्रकार से उस चीज़ को कंट्रोल करना है, इसके ऊपर ही बेस्ड होगा हमारा वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा वियना कन्वेंशन देखने को मिलेगा हमें 1985 का, ये किस प्रकार से कार्य करेगा। इट वाज अ फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग ओजोन डिप्लीशन। यहाँ पे जो हमारा 1985 का पूरा ही ये देखने को मिलने वाला है हमें, ये वियना कन्वेंशन रिड्यूस करने वाला है ओजोन डिप्लीशन को। इसका जो पूरे ही प्रिंसिपल्स होंगे ये बेस्ड होंगे उन चीज़ों पे कि किस प्रकार से हमारे पूरी दुनिया में जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है समय समय पे बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, पोल्यूशन के कारण, और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो हो जाता है पोल्यूशन हो जाता है। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेस हमें देखने को मिल जाती हैं, जिनके कारण कॉन्स्टेंटली दुनिया भर में ओजोन डिप्लीशन जो है बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करें, इस चीज़ को जो सॉल्यूशन जो है, इस चीज़ का ही जो समाधान है उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे ये जो वियना कन्वेंशन था इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है 1985 में। इट लेड टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 फॉर फ्रीजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। बेसिकली ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का आने वाला था, इस पूरे ही प्रोटोकॉल के अंदर एक बात को यहाँ पे क्लियर किया गया कि हमें ऐसे सब्सटेंस का यूज़ जो है वो कम से कम करना है, रिड्यूस करना है, जिससे कि हमारी जो ओजोन लेयर है इसका डिप्लीशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है ना, इस एक प्रकार की इनविजिबल लेयर होती है, कुछ इस तरीके से हमारी पूरी ही अर्थ के ऊपर ये हमें देखने को मिल जाती है, जो कि सन की जो हार्मफुल यूवी रेस हमारे अर्थ पे एंटर करती हैं उस चीज़ को हमारी अर्थ पे आने से रोकती है और हमें एज अ ह्यूमन इस पूरी ही डेंजरस यूवी रेस से प्रोटेक्शन प्रदान करती है। लेकिन हमारी कुछ एक्टिविटीज़ के कारण, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये जो लेयर है ये एक प्रकार से कम होती जा रही है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे एक बड़ा ही स्टेप इंटरनेशनली जब लिया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो हमें इसी समय पर देखने को मिला। अब हमारे यहाँ कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि AC हुआ, फ्रिज हुआ, इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सभी के घर में आजकल काफ़ी कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। तो AC और फ्रिज में जो गैसेस का इस्तेमाल होता है वो काफ़ी हार्मफुल गैसेस हमें देखने को मिल जाती हैं, लाइक CFC, इस प्रकार की क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इन गैसेस को। इन गैसेस के यूज़ के कारण ये जो डिप्लीशन है ना, पूरा ही ये डिप्लीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा था। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, इसने बोला कि भाई हमें ये जो पूरी ही गैसेस हैं, इस प्रकार की गैसेस या फिर ऐसे कोई भी सब्सटेंस, ऐसे कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे यहाँ पे हमारी ओजोन लेयर के डिप्लीशन में इंक्रीमेंट हो रहा है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुँच रहा है, उन चीज़ों को हमें फ्रेज आउट करना चाहिए, मतलब उनका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, धीरे धीरे करके बंद करना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे ये पहला काफ़ी बड़ा स्टेप था, काफ़ी बिग स्टेप हमें देखने को मिल जाता था।
इसीलिए भी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम इजीली अगर बात करें सिंपल लैंग्वेज में कि भाई ये जो पूरा ही वेन्ना कन्वेंशन था, इसका मतलब क्या देखने को मिल जाता है, क्या यहाँ पे इसका पूरा ही एक तरीके से मीनिंग हमें देखने को मिलेगा। तो वेन्ना कन्वेंशन जो था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था 1985 में, ताकि हमारे पूरी दुनिया भर में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण अलग अलग चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे बहुत सारी गैसेस होती हैं या फिर और भी कई सारे केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, एयर पॉल्यूशन को हम कॉज करते हैं, उन चीज़ों के कारण जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है, उन चीज़ों से हम अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि यदि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये आगे चल के ह्यूमैनिटी के लिए और हमारे लिए ही नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि इससे जो हार्मफुल यूवी रेज होंगी वो हमारे अर्थ पे और ज़्यादा स्पीड में एंटर करने लगेंगी, जिससे कई सारी जो सीरियस बीमारियां होती हैं वो हमें इंसानों में देखने को मिल सकती हैं। तो बेसिकली वेन्ना कन्वेंशन 1985 का कम्प्लीटली ओजोन लेयर पे बेस्ड होता है, और इसके बाद ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, जिसमें ये बात कही गई कि ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो हैं, ऐसी कोई भी गैसेस जो हैं या फिर ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो कि ओजोन लेयर के डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके इस्तेमाल को तो हम ना ही करें, मतलब यूज़ में ना लाएं ऐसी चीज़ों को बेसिकली। अब मैं यदि इसके की प्रोविजंस की बात करना चाहूँ कि ये जो पूरे ही वेन्ना कन्वेंशन आए, इनके क्या की प्रोविजंस रहे, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहला जो हमारा कन्वेंशन आया यहाँ पे, फर्स्ट कन्वेंशन, इट टॉक्ड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स इन द फील्ड। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कन्वेंशन आया, इसमें यहाँ पे बात की गई कि जो वुंडेड मतलब जो कि यहाँ पे घायल और बीमार सोल्जर्स होते हैं फील्ड में, उनका किस प्रकार से प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, उन्हें किस प्रकार का संरक्षण जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए। क्योंकि जब दो कंडीशंस के बीच में यहाँ पे वॉर होती है, फॉर एग्जांपल कंट्री ए एंड कंट्री बी के बीच में यहाँ पे वॉर हमें देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में इनकी जो भी वॉर फील्ड होगी उस जगह पे कई सारे ऐसे सोल्जर्स होंगे जो कि बीमार होंगे, किसी को कोई चोट लग जाएगी, कोई इंजर्ड हो जाएगा, किसी और प्रकार की समस्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार के जो यहाँ पे सिक सोल्जर्स देखने को मिलेंगे, उन्हें किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें किस प्रकार से संरक्षण और जो इलाज होता है एक, वो सही प्रकार से प्रदान किया जाए, ये सारी ही बातें हमें फर्स्ट कन्वेंशन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ये पूरे ही टॉपिक जो होते हैं ना, एक प्रकार से की प्रोविज़न होते हैं हमारे फर्स्ट कन्वेंशन का। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे सेकेंड कन्वेंशन के बारे में, सो इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वुंडेड, सिक एंड शिपव्रेक्ड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एट सी। अब यहाँ पे जो समुद्र में, बेसिकली यहाँ पे नेवी की बात की जा रही है, नेवी में जो कई सारे हमारे आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, कोई घायल हो सकते हैं, कोई बीमार हों, कोई शिपव्रेक्ड हों या फिर किसी और प्रकार की समस्या उन्हें यहाँ पे देखने को मिले, तो उस कंडीशन में उनके जो प्रोटेक्शन या फिर संरक्षण की बातें हमें देखने को मिलती है, वो हमें सेकेंड कन्वेंशन के अंतर्गत में सारी ही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड कन्वेंशन की। चलिए देखते हैं थर्ड कन्वेंशन हमें क्या बताता है। अब यहाँ पे जब थर्ड कन्वेंशन आया तो इसमें यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात कही गई। प्रिजनर्स ऑफ वॉर का मतलब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात कही गई, मतलब जब दो नेशंस में, फॉर एग्जांपल नेशन ए या फिर नेशन बी में यहाँ पे किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ी होते हैं, वॉर्स की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में कई बार ये चीज़ हम देखने को मिलती है कि जो नेशन ए होता है और नेशन बी के बीच में कई बार नेशन बी जो है नेशन ए के कुछ यहाँ पे सोल्जर्स को अपने कब्ज़े में रख लेगा, या फिर नेशन ए जो होगा वो नेशन बी के कुछ सोल्जर्स को, कुछ जो सैनिक होंगे उन्हें अपने कब्ज़े में रख लेगा। तो इन्हें हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं, जिन्हें ज़िंदा पकड़ लिया जाता है वॉर के अंतर्गत दुश्मन देश के द्वारा या फिर दुश्मन स्टेट के द्वारा। तो अब ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे, इन्हें सही तरीके का ट्रीटमेंट मिले, किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, किसी प्रकार से फिजिकली इन्हें अब्यूज़ ना किया जाए, मेंटली अब्यूज़ ना किया जाए, टॉर्चर ना किया जाए, बेसिकली इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, या किसी भी प्रकार की जो समस्या होती हैं इन्हें देखने को ना मिले। इन चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे थर्ड कन्वेंशन में कई सारी बातें, कई सारे क्लॉज जो हैं इनके बेटर ट्रीटमेंट के लिए बताए गए कि यदि आप किसी भी इंसान को एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर अपने देश में रखते हैं तो वहाँ पे उसके साथ जो एक बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट होगा वो आपको करना पड़ेगा।
यहाँ पे आप उन्हें किसी भी प्रकार से टॉर्चर नहीं कर सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते। जानलेवा तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन होती है कई बार हमें देखने को मिलता है, जब किसी देश में कोई भी, जैसे कि कोई और देश का, किसी और देश के जो आर्म्ड फोर्स के मेंबर होते हैं, कोई सैनिक होते हैं, सैन्य बल होते हैं, वो यहाँ पे चले जाते हैं या पकड़ा जाते हैं, तो उनके साथ काफ़ी इनह्यूमन बिहेवियर जो है वो किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे 3rd कन्वेंशन में इस बात को बताया गया है कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट जो है आपको प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यहाँ पे प्रदान करना है। देन आता है फोर्थ कन्वेंशन। अब ये जो 4th कन्वेंशन होता है इसमें क्या बातें कही गई हैं, चलिए देखते हैं। इसके पहले थोड़ा क्लीन कर लें, काफ़ी वियर्ड लग रहा है। यहाँ पे हमारा जो 4th कन्वेंशन है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग वॉर के बारे में बातें कही जा रही हैं। मतलब जब देशों में वॉर होती है, 2 या 2 से अधिक देशों में, या किसी भी 2 देशों में यहाँ पे वॉर जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, तो उस कंडीशन में उस देश में रहने वाले जो सिविलियंस होंगे, यानी कि जो आम नागरिक होंगे, उन सिविलियंस के प्रोटेक्शन की बात की जाती है यहाँ पे 4th कन्वेंशन के अंतर्गत। 4th कन्वेंशन में बेसिकली बताया जाता है कि जब 2 देशों में यहाँ पे वॉर होने वाली है, लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, तो उस कंडीशन में उन दोनों ही देश के जो आम नागरिक हैं ना, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब दोनों ही देश कभी भी एक दूसरे की जो सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, उन्हें टारगेट नहीं करेंगे। उन्हें जो भी मतलब उनके एग्रीमेंट हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी वॉर जैसी सिचुएशन है, वो यहाँ पे बॉर्डर एरिया में ही कंटिन्यू रखनी है। इसके बाहर ना तो ये देश जाना चाहिए और ना ही इसके बाहर ये देश जाना चाहिए। बेसिकली कंट्री ए या कंट्री बी में किसी भी प्रकार की यदि लड़ाई होती है तो दोनों को वॉर जो है काफ़ी एथिटिकली लड़ना है, कि एक दूसरे के सिविलियंस को टारगेट नहीं करना है, एक दूसरे के देश में रहने वाले जो आम नागरिक जिसे हम बोलते हैं, उन आम नागरिकों को टारगेट नहीं करना है। तो इस प्रकार की बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं 4th कन्वेंशन के अंतर्गत। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो थे आगे चल के ऐड किए गए 1977 में, टू स्ट्रेंथन ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन। बेसिकली यहाँ पे जो इंसान है उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए, इंसानों को थोड़ी और प्रोटेक्शन, थोड़ा और संरक्षण प्रदान करने के लिए 1977 का समय आते आते यहाँ पे कुछ और प्रोटोकॉल्स, कुछ और क्लॉज, कुछ और बातें जो हैं इन कन्वेंशंस में आगे चल के ऐड की गई, ताकि यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। देन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सी। अब यहाँ पे यूएन कन्वेंशन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो यूएन कन्वेंशन है ना, यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ऑन द लॉ ऑफ सी, मतलब समुद्र के लॉस की यहाँ पे बात हो रही है। इसे UNCLOS के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कन्वेंशन होते हैं 1982 में साइन किए गए थे। क्या होते हैं चलिए देखते हैं। ये जो कन्वेंशंस होते हैं ना, इट डिफाइंस मैरीटाइम बाउंड्रीज, टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। बेसिकली जो ओशिन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ओशिन, एंड यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक किस देश की बाउंड्री रहने वाली है, कहाँ से लेके कहाँ तक का कंट्रोल किस देश के अंदर होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक का कंट्रोल किसी दूसरे नेशन के अंतर्गत होगा। फॉर एग्जांपल से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंट्रोल है कंट्री ए के पास है, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का कंट्रोल कंट्री बी के पास है। इस प्रकार की चीज़ें इस पूरे ही जो कन्वेंशन है इसमें डिफाइन की जाती हैं। साथ ही साथ जो टेरिटोरियल वाटर रहने वाला है, कितना टेरिटोरियल वाटर किस कंट्री के पास होगा, कितना टेरिटोरियल जो वाटर है किसी दूसरी कंट्री के पास होगा, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसे यहाँ पे EEZ के नाम से भी जाना जाता है, इस पूरी ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत किसी भी देश को ये अधिकार दिया जाता है कि उस जगह का जो भी सी वाटर होगा, फॉर एग्जांपल ये पूरा ही एक सी वाटर देखने को मिल रहा है हमें, तो इस ये सी वाटर आता है किसी भी कंट्री, मान लीजिए इंडिया के अंतर्गत आता है, तो ये मान लीजिए ये जो पूरा ही सी का एरिया है ये इंडिया के अंदर आता है, तो यहाँ पे इंडिया के पास इस पूरे ही सी वाटर में काम करने का एक्सक्लूसिव अधिकार देखने को मिल जाएगा हमें। एक्सक्लूसिव अधिकार कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पे किस प्रकार की फिशरी होगी, किस प्रकार से ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, किस प्रकार से यहाँ पे नेवी के मिशन हमें देखने को मिलेंगे, इन सारी ही चीज़ों का अधिकार जो होगा इंडिया के पास होगा। इंडिया के पास ये सोल राइट रहने वाला है कि इस पूरे ही ओशियन वाले इलाके में किस प्रकार से एक्टिविटीज़ होंगी, किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, कौन कौन से शिप्स यहाँ से पास होंगे, किस प्रकार की नेवी एक्टिविटीज़ हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी, या फिर किस प्रकार का
एक प्रकार से यहाँ पे जो ओशन के अंदर के सारी चीज़ें होती हैं, फिशरीज़ होती हैं, मछली पकड़ने के काम होते हैं, और भी जो एक्टिविटीज़ हमें समुद्र के रिगार्डिंग देखने को मिलती हैं, इसका एक्सक्लूसिव जो अधिकार होगा वो इंडिया के पास होगा। और ये सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं, दुनिया के सारे देशों के कंटेक्स्ट में होता है। यहाँ पे इस पूरे ही जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन रहा, इसमें ये चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं, बताई जाती हैं कि किस देश की कितनी मैरीटाइम बाउंड्री रहने वाली है, मतलब समुद्र में कहाँ से लेके कहाँ तक का हिस्सा कौन से देश के अंतर्गत आएगा, कौन से देश की बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, किस देश का टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक जाएगा, साथ ही साथ कौन से देश को कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलने वाला है ओशियन के अंतर्गत में, सी के अंतर्गत में। ये सारी ही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसके बात करूँ कि ये कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका इंट्रोडक्शन का जो ईयर था वो 1982 था। इट एस्टैब्लिश्ड रूल फॉर डीप सी माइनिंग एंड मरीन कंजर्वेशन। अब यहाँ पे समुद्र के अंदर भी हमें माइनिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो समुद्र के अंदर माइनिंग होती है, वो माइनिंग किस प्रकार से की जाएगी, कितनी माइनिंग करना सही है, कहाँ तक माइनिंग आप कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो हमें इस पूरे ही कन्वेंशन के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मरीन कंजर्वेशन की भी बात की जाती है, मतलब समुद्र के अंदर जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं फ्लोरा एंड फौना कई सारे देखने को मिल जाते हैं, मतलब कई सारे मरीन जो यहाँ पे हमें एक्वेटिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे, फ़िश देखने को मिलेंगे, कई सारे डिफरेंट प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं इस प्रकार के कुछ दिखते हैं, ये सारी ही चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के बारे में भी इस पूरे ही कन्वेंशन के अंतर्गत बात की जाती है, और इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1982 में। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैरीटाइम बाउंड्री की, टेरिटोरियल वाटर की, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक किस देश का एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव अधिकार देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो डीप सी माइनिंग है उसके लिए क्या लॉज होंगे, क्या रूल्स होंगे। इसके अलावा कंजर्वेशन की भी बात की जाती है, किसके कंजर्वेशन की, मरीन कंजर्वेशन की। तो ये तो बात हो गई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके की जोन्स के बारे में कि किस प्रकार की जोन्स जो है हमें देखने को मिलती हैं, की जोन्स को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। अब देखिए जो टेरिटोरियल वाटर होता है ना, मतलब किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल वाटर होगा, टेरिटरी कहाँ तक जाएगी किसी भी कंट्री की, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। अगर मान लीजिए दिस इज़ आवर ओशन एंड यहाँ कहीं हमारे देश की जो कोस्टल बाउंड्री है वो देखने को मिलती है, तो इस कोस्टल बाउंड्री से 12 NM मतलब 12 नॉटिकल माइल, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ किलोमीटर्स में तो आई गेस कुछ 360 किलोमीटर्स कुछ देखने को मिलता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अप्रॉक्सीमेटली 360 किलोमीटर्स। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, 12 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस, वो इस कंट्री के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए ये है हमारा इंडिया की कोस्टल बाउंड्री हमें यहाँ देखने को मिलती है, तो इस कोस्टल बाउंड्री से लेके 12 NM यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो हिस्सा होगा वो हमारे देश की टेरिटोरियल वाटर के अंतर्गत आएगा। देन होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, मतलब इतना कौन सा हिस्सा होता है, कितने नॉटिकल माइल तक वो टेरिटरी जाती है, वो जगह जाती है जहाँ तक हम इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि उस सी में, उस ओशन में या उस वाटर बॉडी में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी, किस प्रकार से फिशरीज़ होंगी, किस प्रकार से नेवी के वहाँ पे जो मूवमेंट होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, या जो भी चीज़ें वहाँ पे होंगी वो हम डिसाइड कर सकते हैं बेसिकली। तो वो जोन कहाँ तक जाती है, तो वो जोन जाती है 200 NM तक, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक की चीज़ें जो हैं हम डिसाइड कर सकते हैं बीइंग अ कंट्री। देन होता है हाई सीज़ ना। हाई सीज़ वो जगह होती है जो कि बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन होती है, मतलब ये वो जगह होने वाली है, वो प्लेस होने वाली है जो कि नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर होती है। मतलब सॉरी, इसका नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन का जो भी एक असर होता है, जो कि एक क्राइटेरिया टेरिटरी होती है, वो बेसिकली यहाँ तक नहीं आती है। सॉरी, यस तो अब ये तो बात हो गई यहाँ पे इन चीज़ों की। अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD के नाम से जिसे हम जानते हैं। अब ये CBD क्या होता है चलिए समझते हैं। अभी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, इसका इंट्रोडक्शन 1992 में किया गया। इट एम्स टू कंजर्व
कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन की बात हो रही है, किसके? बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात हो रही है। साथ ही साथ प्रमोट सस्टेनेबल यूज़, और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करने के साथ साथ इसके सस्टेनेबल यूज़ की भी बात की जा रही है। इसके अलावा इट इंश्योर्स फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। साथ ही साथ यहाँ पे इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका यहाँ पे फेयर शेयरिंग हो। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने की, कि हमारे नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, सबसे पहले जो हमारा बायोडाइवर्सिटी होता है, इस बायोडाइवर्सिटी के ये जो बायोडाइवर्सिटी होता है इसके अंतर्गत हमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सभी देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे समझें कि इन सभी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इन सभी को प्रोटेक्ट कीजिए, कंजर्व कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे इनके सस्टेनेबल यूज़ की बात की जा रही है। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब होता है कि उन्हें इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर एनिमल्स जो हैं उनसे यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर कोई और प्रोडक्शन कर रहे हैं एनिमल्स का इस्तेमाल करके, तो उन्हें कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि आप उन्हें इस्तेमाल भी कर लें, आपका काम भी हो जाए और वो यहाँ पे एक्सटेंट ना हो, मतलब कि ख़त्म ना हो जाए। इतना बुरे तरीके से आप उनका इस्तेमाल मत कीजिए कि आप उनको ख़त्म ही कर दें, उनको बिल्कुल ही विलुप्त कर दें उनकी प्रजाति को। बेसिकली आप उनके रिसोर्सेज का यदि इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए कि आपकी और हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स फुलफ़िल हो जाएं। साथ ही साथ इन फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, वो जो भी रिसोर्स है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, या फिर कोई और रिसोर्स ही क्यों ना हो, वो हम बचा के रख सकें, सेव करके रख सकें। बेसिकली यहाँ पे जो ओवर यूज़ कर देते हैं ना हम कई बार, उस ओवर यूज़ को हमें नहीं करना है। साथ ही साथ फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स की बात की जा रही है। अब इसमें मान लीजिए कई बार कई सारी औषधि हमें देखने को मिल जाती हैं, कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे मेडिसिन जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जो मेडिसिन होंगी, इस प्रकार के जो बेसिकली प्लांट्स होंगे, उनका जो एक प्रकार से प्रॉफिट है ना, जो फ़ायदा है, वो दुनिया भर के देशों को इक्वली मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक देश जो है इस रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठा ले रहा है और बाकी के जो ABC या फिर बहुत सारे हमें नेशंस देखने को मिल जाते हैं अपने पूरे दुनिया भर में, इन नेशंस को यहाँ पे कोई फ़ायदा, कोई भी प्रॉफिट इस चीज़ से देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको इस बात को इंश्योर करना है कि ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज की फेयर शेयरिंग यहाँ पे हो, मतलब सभी देश आपस में मिल बांट के उस रिसोर्स का इस्तेमाल करें। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बातें कही जाती हैं। अब ये यहाँ पे कार्टेनेगा प्रोटोकॉल जो कि 2000 में आया। अब यहाँ पे क्या होता है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। बेसिकली इट रेगुलेट्स बायोसेफ्टी एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए ये जो कार्टेनेगा प्रोटोकॉल ऑफ 2000 है, इसे समझने के पहले यहाँ पे एक टर्म को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जो कि है GMO। GMO का मतलब होता है, अगर फुल फॉर्म की यदि मैं बात करूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें साइंटिस्ट जो हैं जिनके DNA को चेंज कर देते हैं। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स हमें नेचुरल देखने को नहीं मिलेंगे। ये प्लांट्स हो सकते हैं, ये एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तौर पे भी देखने को मिल सकते हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं, जैसे आपको कई बार देखने को मिलता है, जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यहाँ पे जनरेशन किया जाता है ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे चल सके, ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे सर्वाइव कर सके। साथ ही साथ कई सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी आपस में ब्रीडिंग करा के एक नई ब्रीड को यहाँ पे जनरेट किया जाता है, नई ब्रीड का यहाँ पे फॉर्मेशन जो है किया जाता है। तो इस प्रकार के जो जनरेट DNA के साथ छेड़खानी करके, DNA को चेंज करके जो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन यहाँ किया जाता है ना, उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम GMO बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा है प्रोटोकॉल है 2000 ईयर में जो आया है, ये इस बात को इंश्योर करता है कि भाई जब भी आप ये GMO का इस्तेमाल करें, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, आप उसे इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि उससे हमारा जो एक नेचुरल सिस्टम है ना,
वो किसी भी प्रकार से अफेक्ट ना हो, किसी भी प्रकार से हमारे नेचर में उस चीज़ को लेके हमें डिस्टर्बेंस जो है देखने को ना मिले। आप बेसिकली उसे थोड़ा सा ध्यान से सेफली यूज़ कीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के प्लांट को आप जनरेट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के एनिमल को आप जनरेट कर रहे हैं, या फिर कोई और फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। जब भी आप यहाँ पे उसके डीएनए को चेंज करके, डीएनए को बदल के एक नए मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप जो उसका इस्तेमाल होगा वो आप एक नेशन से दूसरे नेशन में भी भेज सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी भेज सकते हैं। तो यही जो आप उसका यूज़ करने वाले हैं उसे आप थोड़ा सेफ्टी से, थोड़ा एकदम सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। इस चीज़ को ही इंश्योर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन जो है किया गया था। देन है नागोया प्रोटोकॉल ऑफ 2010। अब ये जो नागोया प्रोटोकॉल है, इट इंश्योर्स फेयर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। अब जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं ना, ये होते हैं हमारे प्लांट्स, ओहो गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। यस, तो हमारे ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं इसमें आ जाते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, साथ ही साथ हमारे जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे ही मिलके बनाते हैं हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज को। अब ये जो पूरे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, इनका जब भी इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रकार से, जैसे प्लांट्स हैं, इनसे किसी मेडिसिन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई और प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन किया जा रहा है, कोई फ्रूट जनरेट किया जा रहा है, कोई भी यहाँ पे वेजिटेबल जनरेट की जा रही है, इसकी जो वुड है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, रूट को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी लीव्स को, मतलब किसी भी पॉसिबल वे में यदि इस प्लांट का इस्तेमाल हो रहा है, इस एनिमल का किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका जो मीट है, उसका जो मिल्क है, या फिर उसके जो हेयर्स हैं, बोन्स हैं, किसी भी पॉसिबल वे में अगर इस एनिमल का इस्तेमाल हो रहा है, किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो फेयर एक्सेस होना चाहिए जिस भी जगह से ये पूरी ही चीज़ें आप यहाँ पे बोरो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, यहाँ पे ये मान लीजिए कोई कंट्री है, कंट्री का नाम है बी। इस कंट्री से ये सारे ही जो जेनेटिक रिसोर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की बात करते हैं, काफ़ी अच्छे प्लांट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, काफ़ी यूज़फुल प्लांट्स हैं, और आप इस कंट्री से इन प्लांट्स को जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इन कंट्रीज से जो प्लांट्स हैं उन्हें यूज़ करके कई सारे नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन उस कंडीशन में ये चीज़ कंपलसरी हो जाती है कि जिस भी जगह से आप ये प्लांट्स को बोरो कर रहे हैं, जिस जगह से ये प्लांट्स बिलोंग कर रहे हैं, उस जगह के जो लोकल लोग होंगे, जो लोकल पीपल होंगे, उन लोगों को यहाँ पे इसका फ्री एंड फेयर एक्सेस मिलना चाहिए। उन लोगों को भी, उस जगह के जो लोकलाइट पीपल होंगे, उन्हें यहाँ पे इस जगह का जो फ़ायदा है ना, इस पूरे ही प्लांट का जो एक मुनाफा है, जो फ़ायदा है, वो मिलना चाहिए। जहाँ पे उनका जो बेनिफिट शेयरिंग है उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनके लोकल एरिया की चीज़ है और आप इस चीज़ को इस प्रकार से इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका अधिकार बनता है, उनका राइट बनता है कि उन्हें भी इस चीज़ की पूरी ही एक तरीके से जो बेनिफिट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट का हिस्सा उन्हें भी देखने को मिले। तो यहाँ पर जो लोकलाइट पीपल होते हैं, जिस भी जगह से हम रिसोर्सेज को बोरो करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर इस चीज़ का मुनाफा देखने को मिले, फ़ायदा देखने को मिले। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल ऑफ 2010 का इंट्रोडक्शन जो है किया गया। ये बेसिकली इसी बात को इंश्योर करता है कि जब भी कोई भी रिसोर्स जिस भी जगह से बिलोंग करता है, तो उस जगह के लोगों को भी उस रिसोर्स का फ़ायदा देखने को मिले। ऐसा ना हो कोई फॉरेन कंपनी आए या फिर कोई दूसरी कंपनी, कोई और दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या फिर कोई और चीज़ उस जगह की जो रिसोर्सेज हैं, जो भी यहाँ पे हमें जेनेटिक रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, प्लांट्स एनिमल्स देखने को मिलते हैं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, उनका इस्तेमाल कर ले, और यहाँ पे जो वहाँ के लोकलाइट पीपल हैं उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा या फिर मुनाफा देखने को ना मिले। तो ये तो बात हो गई इस चीज़ की। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987। अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987 है, ये क्या बात करता है, चलिए देखते हैं। बेसिकली ये प्रोटोकॉल भी बात करने वाला है हमारे ओजोन लेयर के बारे में। आर ट्रीटी टू फ्रेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक CFC। अब यहाँ पे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी ओजोन लेयर की ये जो पूरी ही एक तरीके से ये जो पूरी ही लेयर देखने को मिलती है ना, इस लेयर में यहाँ पे डिप्लीशन ला रहे हैं, इस लेयर को यहाँ से पतला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेयर में जो एक होल होता है, जो छेद हो रहा है, ऐसे वो सब्सटेंस जो इस लेयर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसकी लेयर इतनी है तो इसे कहीं ना कहीं से इतना कम करते जा रहे हैं, इस प्रकार से कमी ला रहे हैं इस लेयर में। ऐसे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रोकने के लिए
ये पूरा ही प्रोटोकॉल जो था इसका इंट्रोडक्शन 1987 में किया गया। इसमें बोला गया जो हार्मफुल गैसेस होती हैं या फिर हार्मफुल सब्सटेंस हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। सबसे हार्मफुल हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि CFC हमें देखने को मिल जाती है। इनका जो इस्तेमाल है ना हमें फेज़ आउट करना है, एक प्रकार से कम करना है और इनके इस्तेमाल को, इनके यूज़ को बिल्कुल ही एंड करने की कोशिश करनी है, ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ताकि यहाँ पे जो हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुँच रहा है इन डेंजरस सब्सटेंसेस के कारण, ये नुकसान इन्हें ना पहुँचे और हम अपनी ओजोन लेयर को जो है प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन प्रदान कर सकें और वापस से इस लेयर को हील कर सकें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वामेंटल अग्रीमेंट। अब ये जो पूरा ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा 1987 का, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, मतलब विश्व में जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जितने भी अग्रीमेंट्स हुए हैं ना इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उन सभी में से सबसे, अगर मैं बात करूँ सबसे सक्सेसफुल जो हमें देखने को मिला वो यही प्रोटोकॉल जो है देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट दिस। और इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो अभी हमने डिस्कस करी। चलिए नेक्स्ट है किगाली अमेंडमेंट ऑफ 2016। अब ये क्या है, चलिए इसे भी समझते हैं। इट टारगेट्स रिडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब 2016 में एक अमेंडमेंट आता है जिसका नाम है किगाली अमेंडमेंट, और इसने इस चीज़ को टारगेट किया, इस चीज़ को इंश्योर किया कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, HFC के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसका जो यूज़ है ना, जो इसका इस्तेमाल होता है, इसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसके इस्तेमाल को हमें कम से कम करना है। मतलब इसका जो भी यूज़ होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, इसके यूज़ को हमें कम करना है किसी भी तरीके से, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उसे हम यहाँ पे रोक सकें। क्योंकि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करने में, बढ़ाने में हेल्पफुल साबित होते हैं, जिसके कारण हमारी जो ओजोन लेयर है इसे और ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाता है। तो अगेन ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये पूरा ही अमेंडमेंट जो है इंट्रोड्यूस करा गया था। चलिए नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 एंड पेरिस अग्रीमेंट ऑफ 2015। अब ये दोनों ही क्या हैं, चलिए समझते हैं। शुरुआत करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल से। इट वाज अ फर्स्ट ग्लोबल अग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंट्रोड्यूस टू कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पे बोला गया पहली बार विश्व में, पूरी ही दुनिया में सबसे पहली बार जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना उन्हें रिड्यूस करने की, उन्हें कम करने की यहाँ पे बातें कही गई थी इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। और ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, 1997 में आया। साथ ही साथ यहाँ पे जो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है उसे भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया था। अब देखिए यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, चलिए समझते हैं। बेसिकली इस पूरे ही क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत लिमिट सेट की गई कि किसी भी देश की जो कंपनीज़ होंगी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे रहने वाली हैं, वो कितने अमाउंट ऑफ कार्बन, जब भी इंडस्ट्रीज से जो धुआं वगैरह निकलता है इसमें जो कार्बन होता है, CO2 बेसिकली होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर किया गया, लिमिट डिसाइड की गई कि मतलब कंपनी ABC जो है कुछ अमाउंट में ही यहाँ पे जो CO2 है, जो कार्बन है, उसे इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर किसी भी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल ये कंपनी A है, कंपनी B है और कंपनी C है, कंपनी A ने अपने लिमिट से कुछ 20% जो कार्बन है उसे कम रिलीज़ किया है, तो ये जो कंपनी A होगी ना अपने इस 20% कार्बन को किसी दूसरी कंपनी को बेच सकती है। मान लीजिए ये जो कंपनी B है इसने बहुत ज़्यादा कार्बन ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, अपनी लिमिट जो है उसे यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी इन्हें और ज़्यादा लिमिट की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इनकी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग गैसेस जो हैं वो निकाली जाती हैं। तो अब ये जो कंपनी B होगी ये क्या कर सकती है, अपनी लिमिट को एक्सीड करने के लिए कंपनी A से ये जो 20% की लिमिट है ना इसे खरीद सकती है। अब ये पूरा ही जो एक तरीके से ये प्रोटोकॉल था इसे इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया ताकि जो कंपनियाँ कम पॉल्यूशन करें वो यहाँ पे पैसे अर्न कर सकें, और जो कंपनियाँ ज़्यादा पॉल्यूशन करें वो कंपनियों को उन्हें यहाँ पे पैसे पे करने पड़े, मतलब उन्हें नुकसान हो, ताकि यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो मोटिवेटेड रहें, उन्हें एक प्रकार का मोटिवेशन मिले कि यदि हम कम पॉल्यूशन करेंगे तो हम पैसे क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं अपनी लिमिट को किसी दूसरी कंट्री को बेच के। और वहीं जो कंपनीज़ जो हैं यहाँ पे पॉल्यूशन करती हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं, उन्हें एक प्रकार से इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर वो ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं, ज़्यादा जो हार्मफुल गैसेस हैं उसे एनवायरनमेंट में रिलीज़ करती हैं, तो उन्हें उन गैसेस को रिलीज़ करने की कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द
ग्लोबल वार्मिंग और गैस एमिशन की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली ग्रीन हाउस गैसेस फॉर एग्जांपल जो CO2 वगैरह हो जाती है, इन चीज़ों का जो एमिशन हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, इस एमिशन को कम करने के लिए ये जो कार्बन ट्रेडिंग का आइडिया हो जाता है ना, काफ़ी एक यूनिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडिया हो जाता है। तो इस आइडिया के अंतर्गत बेसिकली कंपनीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए लिमिट डिसाइड कर दी जाएगी। अगर आप उस लिमिट से एक्सीड करते हैं तो आप अपनी लिमिट को बढ़ाने के लिए किसी दूसरी कंपनी से डील कर सकते हैं जिस कंपनी ने अपनी लिमिट से कम पॉल्यूशन फैलाया हो। तो जितनी लिमिट उसकी बची होगी वो लिमिट आपको वो बेच देगा। तो इस कंडीशन में जो कंपनी कम पॉल्यूशन करेगी उसे फ़ायदा होगा और जो कंपनी ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी उसे नुकसान होगा। तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इंट्रोड्यूस कराई गई थी। आगे और भी चीज़ें थी इसमें, चलिए देखते हैं क्या है वो। यहाँ पे हमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म भी बताई गई। यहाँ पे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म क्या है? इट अलाउज डेवलप्ड नेशंस टू इन्वेस्ट इन एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग नेशंस। अब यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे जो डेवलप्ड नेशंस है, जो कि ऑलरेडी डेवलपमेंट की ओर जा चुके हैं, जिनमें विकास जो है सही तरीके से हो चुका है, जो कि ऑलरेडी विकसित देशों में आते हैं, वो उन देशों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग नेशन। मतलब कि जो डेवलपिंग नेशन जो कि ऑलरेडी अभी डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, ऑन द वे हैं, उन नेशंस में ये जो एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट होंगे, जो कि इन एमिशंस को कम करने के प्रोजेक्ट होंगे, कार्बन एमिशंस को, ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करने के जो प्रोजेक्ट हमें डेवलपिंग नेशंस में देखने को मिलेंगे ना, डेवलप्ड नेशंस चाहें तो उन्हें यहाँ पे फ्रीडम दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है कि वो इन डेवलपिंग नेशंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे जो हैं इन डेवलपिंग नेशंस में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डेवलपिंग नेशन बी है, वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे मतलब लेकर आ रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस है, फॉर एग्जांपल CO2, इसके एमिशन को कम करने की बात की जा रही है। और कोई यहाँ पे कंट्री है जो कि डेवलप्ड नेशन ए है, तो यदि ये डेवलप नेशन ए चाहे तो इस कंट्री बी के इस पूरे ही प्रोजेक्ट में पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है। फिर है यहाँ पे जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन इनेबल्स कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलप्ड नेशन। अब यहाँ पे बोला जाता है कि अगर डेवलप्ड नेशंस चाहें तो वो यहाँ पे साथ में कोलैबोरेशन करके भी इस पूरे ही फील्ड में कार्य कर सकते हैं। मतलब जो हमारा जो एमिशन है, कार्बन एमिशन या फिर जो ग्रीन हाउस एमिशन है, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये जो नेशंस हैं, ये जो देश हैं, डेवलप्ड नेशंस, बड़े बड़े देश जो होते हैं, वो चाहे तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, टीम बना के भी इस पूरे ही काम को अंजाम दे सकते हैं। एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम की यदि मैं बात करूं, ETS की यदि मैं बात करूं, इट अलाउज कंट्रीज़ टू ट्रेड देयर एमिशंस अलाउंसेस। अब देखिए यहाँ पे इस बात को कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रीज़ रहने वाली हैं, वो अपने एमिशन अलाउंसेस को ट्रेड कर सकती हैं, उनका व्यापार कर सकती हैं। बेसिकली यहाँ पे फिर से वही बात की जा रही है, जो अलग अलग कंट्रीज़ होते हैं, अलग अलग नेशंस होते हैं, अपने नेशंस में इस बात को डिसाइड करते हैं, इस बात को इंश्योर करते हैं कि उनकी कंट्री में जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, वो कितना पॉल्यूशन जो है फैला सकती हैं। तो इन कंपनीज़ को एक लिमिट सेट करके दी जाती है, जिसे हम फेमसली कैप के नाम से जानते हैं। अब ये कंपनीज़ जो होती हैं, इन्हें इस लिमिट के अंदर रह के जो है अपना पॉल्यूशन फैलाना होता है। मतलब बेसिकली इन लिमिट के अंतर्गत ही रह के इन्हें कार्य करना होता है। यदि कोई भी कंपनी, जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था, कोई भी कंपनी ऐसी है जो कि अपने लिमिट को एक्सीड करती है, मतलब अपने लिमिट से बाहर जाके यहाँ पे पॉल्यूशन जो है उसे यहाँ पे परफॉर्म करती है, देन उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंपनी को वो जो लिमिट्स होंगी ना, वो किसी दूसरी कंपनी से परचेस करनी पड़ेंगी। मतलब कि कंपनी ए, मान लीजिए, जैसे कि अभी हमने समझा था कि कंपनी ए और कंपनी बी की कुछ लिमिट्स यहाँ पे डिसाइड की गई हैं। उस लिमिट में से जो कंपनी ए है उसने अपने लिमिट को कंप्लीट कर लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ऑलरेडी वो फैला चुकी है। और वहीं जो कंपनी बी है, उन्होंने क्या किया है, अपने लिमिट्स के अंतर्गत रहते हुए यहाँ पे पोल्यूशन फैलाया है, और अभी भी 10 to 20% जो उनकी लिमिट है वो बची है। तो उस कंडीशन में कंपनी ए क्या करेगी, कंपनी ए को अभी और ज़्यादा ज़रूरत है लिमिट की, मतलब और ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने की उन्हें ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में वो यहाँ पे कंपनी बी से क्या करेंगी, लोन मतलब एक तरीके से लोन तो नहीं बोल सकते, कंपनी बी से यहाँ पे जो भी उनकी लिमिट होगी ना, उसे परचेस करेंगी यहाँ पे वो ख़रीद लेंगी उस लिमिट को। एंड देन जब वो उस लिमिट को ख़रीद लेंगी, उसके बाद उनकी लिमिट क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। बेसिकली ये जो एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम है, इसका इंट्रोडक्शन इसीलिए किया गया है कि जो कंपनी यहाँ पे कम पॉल्यूशन करे, उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट हो, मुनाफा देखने को मिले, ताकि कंपनियां इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहे कि भाई अगर हम कम यहाँ पे
जो है पोल्यूशन फैलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, क्योंकि इससे हम अपने लिमिट्स को सेव करेंगे और उस लिमिट को हम किसी दूसरे नेशन को बेच सकते हैं। वहीं यदि कोई भी कंपनी ज़्यादा पोल्यूशन करे तो उसे यहाँ पे लॉस देखने को मिले, क्योंकि यदि वो ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे तो अपने लिमिट को ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देंगे और जैसे ही उनकी लिमिट ख़त्म होगी उन्हें उस लिमिट को किसी दूसरी कंट्री से क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा या फिर परचेस करना पड़ेगा, जिसमें उनका नुकसान होगा। तो एक प्रकार से ये सबक जो है कंपनीज़ के लिए डिसाइड किया गया। फिर है पेरिस अग्रीमेंट। अब ये पेरिस अग्रीमेंट जो है इसमें दुनिया भर के देशों ने, मतलब दुनिया भर के, चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो, डेवलप्ड नेशन हो, अमीर नेशन हो, गरीब नेशन हो, कोई भी देश हो, उन सभी देशों ने पहली बार मिलके इस चीज़ को डिसाइड किया कि एम्स टू एमिड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है बेसिकली उसे कम करने के लिए दुनिया भर के जो देश हैं वो पहली बार साथ में मिलके सामने आए और इन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि ग्लोबली जो टेम्परेचर का जो कांस्टेंट राइज हमें देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, हम इस चीज़ को लिमिट करेंगे, इस चीज़ पे हम कंट्रोल लेकर आएंगे। मतलब बेसिकली कंट्री सेट नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एमिशन रिडक्शन। अब दुनिया भर के देशों ने यहाँ पे साथ में मिलके कार्य किया, साथ में मिलके यहाँ पे जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो प्रदान किया, ताकि दुनिया भर से ही जो यहाँ पे हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, टेम्परेचर का कांस्टेंट राइज देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे कम हो सके। डेवलप्ड नेशंस प्लेस्ड फॉर 100 बिलियन एनुअली फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। अब यहाँ पे जो हमारे डेवलप्ड नेशंस हमें देखने को मिले, ऐसे देश जो कि ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, इन्होंने हर साल 100 बिलियन डॉलर्स जो है वो देने की बातें कही, ताकि यहाँ पे जो क्लाइमेट फाइनेंस है, क्लाइमेट कंडीशंस को सुधारने के लिए जो भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो भी मनी की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे फुलफ़िल हो सके और पूरे ही दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, उसमें हम यहाँ पे कंट्रोल ला सकें। देन है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज CITES 1973। It regulates trade in endangered flora and fauna, prevents illegal wildlife and trafficking। देखिए अब ये जो हमारा कन्वेंशन देखने को मिलने वाला है आपको, यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात हो रही है, मतलब कि जो विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ होती हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। ये पूरा ही जो ट्रेड का हमारा कन्वेंशन आपको देखने को मिला, ये 1973 में देखने को मिला। इट रेगुलेट्स ट्रेड इन इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना। जो इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उनकी ही स्पीसीज़ के अंतर्गत ये ट्रेड यानी व्यापार की बात करता है। और ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो होती है, जानवरों को मार के जो उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं, स्किन होती है, हेयर्स होते हैं और भी उनके कई सारे बॉडी पार्ट होते हैं, जिन्हें यहाँ पे इलीगली सेल किया जाता है, बेचा जाता है इंटरनेशनली और अलग अलग देशों में। उस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है, उस चीज़ से यहाँ पे रोकथाम लगाई जाती है कि आप जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है, जानवरों को मार के उनका जो व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, ये चीज़ गलत है और आप ये चीज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ पे यहाँ पे रोक लगाई जाती है इसके पूरे ही अंतर्गत। अब यहाँ पे हमें थोड़े से अपेंडिसेस देखने को मिल जाते हैं, किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। सबसे पहला अपेंडिक्स होता है यहाँ पे स्पीसीज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे जो हमारी ऐसी स्पीसीज़ की बात की जाती है जो कि एक्सटेंशन से थ्रेटेंड है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेड प्रोहिबिट किया जाता है ऐसी स्पीसीज़ का, ऐसे जानवरों का, ऐसे एनिमल्स का, बर्ड्स का, जो कि यहाँ पे ख़त्म होने की कगार पे हैं, जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी हमें वर्ल्ड वाइड जो है काफ़ी कम देखने को मिल जाती है। उनका जो ट्रेड है, उनका जो व्यापार है, उसे कम्प्लीटली यहाँ प्रोहिबिट किया जाता है, कम्प्लीटली उस पर रोक लगाई जाती है। अपेंडिक्स 2 की यदि मैं बात करूँ, स्पीसीज़ दैट मे बिकम एंडेंजर्ड ट्रेड रेगुलेटेड, मतलब ऐसी स्पीसीज़ जो कि शायद भविष्य में कभी एंडेंजर्ड हो सकती हैं, बट अभी ऐसी कोई चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, तो उनका जो ट्रेड है वो रेगुलेट किया जा सकता है। उनके जो ट्रेड, जो व्यापार है, उसे आप कंटिन्यू रख सकते हैं, व्यापार। देन इसके बाद है अपेंडिक्स 3, इसमें बोला जाता है स्पीसीज प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री, ट्रेड रिक्वायर्स परमिट। देखिए कोई भी ऐसी स्पीसीज़ है जो कि कम से कम किसी एक देश में प्रोटेक्ट की जाती है, संरक्षण जिन स्पीसीज़ को यहाँ प्रदान किया जाता है, उनका ट्रेड यदि आपको करना है, उनका व्यापार यदि आपको करना है, तो उसके लिए आपको परमिट यानी कि परमिशन लेने की ज़रूरत है। बिना परमिशन के आप उनके व्यापार, उनके ट्रेड को कंटिन्यू नहीं रख सकते।
देन है बेसिल कन्वेंशन 1989। अब ये बेसिल कन्वेंशन क्या बताता है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। बेसिकली इट कंट्रोल्स ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट, प्रिवेंट्स इलीगल डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार की बातें हो रही हैं। जो बेसिल कन्वेंशन है हमारा, यहाँ पे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स जो होता है हजार्डस वेस्ट का, उसे कंट्रोल करने की बात की जाती है, और साथ ही साथ जो इलीगल डंपिंग होती है ना टॉक्सिक वेस्ट की डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसे भी यहाँ पे रोकने की बात की जाती है। मतलब जो हमारी डेवलपिंग नेशंस होते हैं, यहाँ पे कई सारा जो टॉक्सिक वेस्ट यानी कचरा इकट्ठा होता है, उसे काफ़ी इलीगल तरीके से डंप कर दिया जाता है, कई बार ओशन में, कई बार काफ़ी गहरे गहरे गड्ढों में, या फिर कई बार इंटरनेशनली, मतलब किसी दूसरे देश की बाउंड्री के आसपास। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो हजार्डस वेस्ट होता है, मतलब खतरनाक जानलेवा वेस्ट होता है, डेंजरस वेस्ट होता है, इस चीज़ का जो मूवमेंट होता है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इलीगल जो डंपिंग की जाती है ऐसे टॉक्सिक वेस्ट की, खराब वेस्ट की, उसे प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, रोकथाम लगाने की ज़रूरत है। इसके लिए बैन अमेंडमेंट आता है 1995 में। इट प्रोहिबिट्स एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग नेशन। अब यहाँ पे जो हजार्डस वेस्ट होता है ना, जो डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशंस की ओर फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, उसे रोकने की यहाँ पे बात की जाती है कि भाई ये जो आपका हजार्डस वेस्ट है, आप इसे डेवलपिंग नेशंस के पास जो एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक्सपोर्ट को आप नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे हो जाता है दूसरा स्टॉक, गिव मी अ सेकंड प्लीज़। अब देखिए ये जो हमारा स्टॉकहोल्म कन्वेंशन आता है 2001 में, ये हमारे पूरे ही नेचर को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, ये जो हमारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, डेंजरस केमिकल्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने की बात किया जाती है। यहाँ पे बोला जाता है या तो आप एलिमिनेट करो या तो आप रिस्ट्रिक्ट करो जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं काफ़ी सारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे नेचर में काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। मतलब ये आसानी से ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं, ना तो आप इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में स्टे करते हैं। अगर आपने एक बार इसका प्रोटेक्शन कर दिया तो बाय एयर, बाय वाटर या किसी भी पॉसिबल वे से ये क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, जिसके कारण ये हमारे नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, काफ़ी हार्म करते हैं। तो इन चीज़ों के ही जो प्रोटेक्शन होता है, जो इनका पूरा ही प्रोडक्शन किया जाता है, बनाया जाता है, साथ ही साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को भी यहाँ पर प्रोहिबिट करने की और रोक लगाने की बात की जाती है। काफ़ी सारे जो डर्टी डजन केमिकल्स होते हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स जो कि हमें काफ़ी लंबे समय तक अपने एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं, वो होते हैं डीडीटी। अब ये जो डीडीटी होता है ना, ये एक प्रकार का पेस्टिसाइड हमें देखने को मिलता है। देन होते हैं पीसीबीज। ये जो पीसीबीज होते हैं ये इलेक्ट्रिकल वायर्स में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर ये सारे ही केमिकल्स बहुत लंबे समय के लिए हमारे इन्वायरमेंट में रहेंगे, हमारे पर्यावरण में रहेंगे, तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के रोकथाम के लिए ये स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑफ 2001 जो है आया था। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अभी जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है ना, CRC, इसके आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे चाइल्ड्स के राइट्स की बात होने वाली है, मतलब बच्चों के अधिकारों की बात होने वाली है। और इसका इंट्रोडक्शन 1989 में किया गया। इट डिफाइंस चिल्ड्रंस राइट। यहाँ पे बच्चों के अधिकारों को डिफाइन किया जाता है, उनके प्रोटेक्शन, उनके संरक्षण, उनकी शिक्षा और उनकी हेल्थ केयर के बारे में चीज़ें कही जाती हैं। इसके की प्रिंसिपल्स की यदि मैं बात करूँ, सबसे पहला होता है राइट टू सर्वाइवल, मतलब उन्हें इस दुनिया में सर्वाइव करने का, जीवन जीने का अधिकार होता है, जिसके लिए उन्हें एक जो हेल्थ केयर होता है और जो न्यूट्रिशन होता है, मतलब एक अच्छी हेल्थ केयर, मतलब जो दवाई वगैरह होती हैं या फिर कभी बीमार हों तो उन्हें जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, साथ साथ न्यूट्रिशन जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए। इस बात को इस पूरे ही कन्वेंशन के अंतर्गत बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पे अगर और की प्रिंसिपल्स की मैं बात करूँ तो वो की प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलेंगे। राइट टू डेवलपमेंट यानी कि विकास का अधिकार, एजुकेशन मतलब उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ उनकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है उसका भी उन्हें अधिकार होता है। मतलब आपको छोटे बच्चे जो होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें एजुकेशन यानी शिक्षा जो है वो प्रदान करनी चाहिए, ये उनका अधिकार होता है। राइट टू एजुकेशन हमें हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भी देखने को मिल जाता है। एंड आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल कि राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारे भारतीय संविधान की कौन से आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन है, मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन है राइट टू प्रोटेक्शन, मतलब बच्चों को यहाँ पे प्रोटेक्शन, संरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए।
देन इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट द अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, ताकि किसी भी प्रकार का मेंटल या फिजिकल अब्यूज़ उनके साथ ना हो, किसी भी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए, उन्हें किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनका किसी भी प्रकार से जो शोषण होता है वो यहाँ पे देखने को ना मिले। देन होता है राइट टू पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन। अब यहाँ पे बच्चों के पास अधिकार होता है कि वो किसी भी टॉपिक में, किसी भी डिबेट में, किसी भी डिस्कशन में, चाहे वो उनकी फैमिली में हो रहा हो, सोसाइटी में हो रहा हो, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्हें कोई इस चीज़ से लिए रोक नहीं सकता। यहाँ पे वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उसे एक्सप्रेस करने का अधिकार रखते हैं। साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें इन्वॉल्व रहने का, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है उस चीज़ का अधिकार भी बच्चों के पास होता है। ये सारे ही की प्रिंसिपल्स थे हमारे कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड CRC 1989 के। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो कि है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR। अब ये जो हमारा इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, यहाँ पे भी आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो नागरिक होंगे, जो सिटीजन्स होंगे, उनके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी। और ये पूरा ही कन्वेंशन जो आया था, ये आया था 1966 में। इट गारंटीज फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। देखिए यहाँ पे इंसानों को कुछ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं प्रदान किए जाते हैं। किस प्रकार के? फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का अधिकार, रिलीजन धर्म का अधिकार, एंड फेयर ट्रायल मतलब कभी आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आपके ऊपर कोई केस होता है, तो उस कंडीशन में आपका जो ट्रायल होगा वो एकदम फेयर होगा, किसी प्रकार से आपके साथ किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। इंडिया रेटिफाइड ICCPR इन 1979। हमारे देश में इस पूरे ही ICCPR को 1979 में इंट्रोड्यूस कराया गया, बेसिकली एक्सेप्ट अडॉप्ट किया गया। अब ये बात हो गई इस चीज़ की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ द डे क्या बोलता है। इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, ICESCR। अब इसका मतलब क्या होता है? इट इंश्योर्स राइट्स रिलेटेड टू वर्क। अब यहाँ पे जो पूरा ही कन्वेंशन हमें देखने को मिला, इसका इंट्रोडक्शन 1966 में हुआ बेसिकली, और ये यहाँ पे इंश्योर करता है राइट्स रिलेटेड टू वर्क, मतलब आपके कार्य करने के जो अधिकार होते हैं, शिक्षा के रिगार्डिंग जो अधिकार होते हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग जो अधिकार होते हैं, साथ ही साथ आपकी जो हेल्थ होती है उसके रिगार्डिंग, और जो सोशल सिक्योरिटी होती है इनके रिगार्डिंग, जो आपके बेसिक राइट्स होते हैं, बेसिक अधिकार होते हैं, उन चीज़ों को ये पूरा ही कन्वेंशन इंश्योर करता है। इंडिया रेक्टिफाइड दिस इन 1979। इंडिया ने इसे भी 1979 में रेक्टिफाई किया। तो ये बात हो गई इस कन्वेंशन की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन की तरफ, जो कि है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब यहाँ पे देखिए, अगेन इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार की बात होने वाली है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव होता है ना अगेंस्ट वुमेन, मतलब औरतों के अगेंस्ट में, उस चीज़ को एलिमिनेट करने की, मतलब हटाने की बात की जा रही है। और इसका इंट्रोडक्शन 1979 में देखने को मिला। इसके अंतर्गत हमें जेंडर इक्वालिटी की बातें देखने को मिली, साथ ही साथ पूरे ही विश्व में यानी कि ग्लोबली महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में सारी ही चीज़ें देखने को मिली। मतलब ये जो कन्वेंशन रहा, इसने महिलाओं के अधिकारों की बात करी, जेंडर इक्वालिटी की बात करी, और वुमेन्स के अगेंस्ट में जिस भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव पूरे ही विश्व में होते हैं उस चीज़ को एलिमिनेट करने की, खत्म करने की बातें करी। और इंडिया ने इसे रेटिफाई किया 1993 में। तो ये बात हो गई इस पूरे ही कन्वेंशन की। चलते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन की तरफ, जो कि है कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, CAT 1984। अगेन यहाँ पे जो टॉर्चर होता है, किसी भी प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है किसी को, उसके अगेंस्ट में इस कन्वेंशन की बात की जा रही है। और ये जो पूरा ही कन्वेंशन हमें देखने को मिला, इसका इंट्रोडक्शन हमें 1984 में देखने को मिला। इट प्रोहिबिट्स टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड। पूरे ही दुनिया में जो इंसानों के साथ गलत प्रकार से टॉर्चर किया जाता है, क्रूअल ट्रीटमेंट उन्हें प्रदान किया जाता है, बुरे तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्गली इस पूरे ही कन्वेंशन ने प्रोहिबिट किया। इंडिया हैज़ साइंड आउट बट रेटिफाइड कैट। एट प्रेजेंट में इंडिया ने इस चीज़ से साइन आउट कर लिया है, बट इंडिया हैज़ साइंड बट नॉट रेटिफाइड कैट। इंडिया ने इस चीज़ को साइन तो किया है, इस पूरे ही कन्वेंशन को यहाँ पे इंडिया ने साइन किया है, लेकिन यहाँ पे इसे अभी तक हमारे देश में रेटिफाइड जो है वो नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि साइन तो है बट रेटिफाइड नहीं किया गया है अभी तक। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है रामसर कन्वेंशन। अभी जो रामसर कन्वेंशन हो जाता है, ये आया है 1971 में। इट प्रोटेक्ट्स वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी वेटलैंड हमें देखने को मिलते हैं दुनिया भर में, जिनकी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है, उन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की, ओह आई एम सो सॉरी, गिव मी अ सेकेंड प्लीज़।
यस, सो उन वेटलैंड्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की, संरक्षण प्रदान करने की बातें जो हैं की जाती हैं इस पूरे ही कन्वेंशन के अंतर्गत। अगर मैं इस कन्वेंशन के ईयर की बात करूँ तो 1971 में इस कन्वेंशन का जो है इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाता है। चलिए, it promotes sustainable use of water ecosystem. India has 75 Ramsar sites as of 2025. अब यहाँ पे जो वाटर इकोसिस्टम होता है ना, उसके सस्टेनेबल यूज़ की बात की जाती है इस पूरे ही कन्वेंशन के अंतर्गत। सस्टेनेबल यूज़ मतलब सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए कि जो आपकी नीड्स हैं या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्स है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप इस चीज़ को बचा के रख सकें। फॉर फ्यूचर ऑल्सो यू कैन प्रिजर्व दिस एंड एट प्रेजेंट भी आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। डोंट ओवर यूज़ दिस, आप इस चीज़ को ओवर यूज़ मत कीजिए कि आप उस पूरे ही रिसोर्स को अभी ही ख़त्म करके रख दो, ताकि भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है उन्हें इस चीज़ से कोई भी कनेक्शन, उस चीज़ से कोई भी फ़ायदा देखने को ना मिले। इस प्रकार की चीज़ें आप ना करें। और एट प्रेजेंट 2025 में हमारे इंडिया के पास 75 रामसर साइट्स जो हैं देखने को मिल जाती हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स की यदि मैं बात करूँ, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें से देखिए, सबसे पहले रीसेंट डेवलपमेंट की मैं बात करना चाहूँगी पेरिस अग्रीमेंट के अंतर्गत। अब ये जो पेरिस अग्रीमेंट 2025 में थोड़ा सा अपडेट हमें देखने को मिल जाता है। कंट्रीज रिवाइज्ड देयर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन। अब जो हमारी दुनिया भर में देश हैं, जो भी कंट्रीज़ यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा हुआ करती थी, उन कंट्रीज़ ने अपनी नेशनली डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, बेसिकली यहाँ पे जो उनका कंट्रीब्यूशन था नेट ज़ीरो एमिशन के लिए, मतलब कार्बन एमिशन को ख़त्म करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म करने के लिए जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था उसे यहाँ पे रिवाइज़ किया है सन 2025 में। तो एक जो अभी हमें करंट अपडेट देखने को मिल जाता है वो यही देखने को मिलता है कि पेरिस अग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी देश, जो भी नेशंस यहाँ पे इस पूरे ही अग्रीमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने अपने जो भी कंट्रीब्यूशन थे, उनका जो भी योगदान रहने वाला था इस नेट ज़ीरो एमिशन के लिए पूरी की, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो CFC या फिर और भी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसके एमिशन को क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। उस चीज़ के लिए उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था उसे यहाँ पे रिवाइज़ किया है, फिर से यहाँ पे एक बार रिवाइज़ करने की कोशिश की गई है इस चीज़ को। देन है बेसल कन्वेंशन, जिसमें हमें 2025 में डिसीजन देखने को मिला। इसके अंतर्गत ये जो पूरा ही बेसल कन्वेंशन है ना, इसके अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट ट्रेड के लिए नए रूल्स जो हैं वो सेटअप किए गए टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज। जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट का ट्रेड होता है, इस चीज़ के लिए नए रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे जो नए लॉज हैं, बेसिकली नए लॉज बोल लो, रूल्स रेगुलेशंस आप बोल लो, इन चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है सन 2025 में, ताकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट डैमेज है, पर्यावरण को जो हम डैमेज पहुँचा रहे हैं, उस चीज़ से थोड़ा सा हम यहाँ पे सुधार कर सके। पर्यावरण का जो भी डैमेज हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, उस चीज़ को हम थोड़ा प्रिवेंट कर सकें, थोड़े कुछ हद तक कम कर सकें। देन है सिटीज़ ही बोल लीजिए आप इसे, इसकी 2025 में मीटिंग हुई। इट एडेड अ न्यू स्पीसीज टू अपेंडिक्स 1 फॉर स्ट्रिक्टर प्रोटेक्शन। इस पूरी ही मीटिंग के अंतर्गत एक नई स्पीसीज़ को जो है अपेंडिक्स 1 के अंदर एडिट किया गया, ताकि यहाँ पे उस स्पीसीज़ को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन प्रदान की जाए। अब ये क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप भूल चुके होंगे यहाँ पे किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। Where is that slide? इतना ज़्यादा वियर्ड फुलफिल हो गई है यहाँ पे स्लाइड्स की, पूरी ही स्लाइड को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। सो या आई फाइनली फाउंड दिस स्लाइड फॉर यू ऑल। तो देखिए यहाँ पे जो अपेंडिक्स 1 है, इसमें ये बात कही गई थी कि जो स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि थ्रेटेंड है विथ एक्सटिंक्शन, मतलब जो स्पीसीज़ ख़त्म हो सकती हैं, उनका जो ट्रेड या उनका जो व्यापार है उसे हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, उस पर हम रोकथाम लगा रहे हैं। तो सन 2025 में इस अपेंडिक्स 1 में एक नई स्पीसीज़ को ऐड किया गया है। अब आप मुझे वो चीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो नई स्पीसीज़ का क्या नाम है, वो कौन सी नई स्पीसीज़ है, वो कौन सी नई जानवरों की प्रजाति है, वेदर इट इज़ एनिमल और बर्ड। यू आर गोइंग टू टेल मी दैट कि ऐसी कौन सी स्पीसीज़ है जिसे 2025 में इस पूरे ही अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत ऐड किया गया है।
अगर हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके यूपीएससी के कंटेक्स्ट में, और जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हमारे लिए डिस्कस करना ज़रूरी थे उन्हें आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। आई रियली होप कि वो सारे ही इंटरनेशनल कन्वेंशंस, या फिर जिसे मैं आसान भाषा में अग्रीमेंट्स का नाम दे सकती हूँ, आपको वो सारी ही चीज़ें काफ़ी सही तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस video with your friends and family, and don't forget to subscribe to our channel so that you can never miss an important video regarding Indian polity by me। मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your friends who are targeting for UPSC prelims 2025। And at last I would like to say just one thing, that I really hope you all are doing well and you all are doing great in your lives. So yeah, thanks for watching. Thank you.